एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस क्लास 7th के साइंस के, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 है, जो कि है रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स। तो उसके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, पहले रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वाई डज एन एथलीट breathe faster and deeper than usual after finishing a race। ठीक है, आप एक एथलीट का एग्जाम्पल ना भी लो तो खुद का एग्जाम्पल भी लो, कभी बहुत तेज़ भाग के देखना। ठीक है, तो जो सांस हम लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी और गहरी सांस हम लेते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको बताना है कि जो एथलीट होता है वो एक रेस ख़त्म करने के बाद, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी और बहुत गहरी सांस क्यों लेता है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो आंसर है वो आपका यहाँ पे देख सकते हो, आपको शो हो रहा होगा। तो देखो आंसर को रीड करते हैं। तो आंसर क्या है, देखो, athletes needs a lot of energy during the race and for the release of energy they need a lot of oxygen, hence breathe faster than the usual after finishing the race। जो एथलीट्स होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है रेस के दौरान। ठीक है, अब क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो अगर हमें ज़्यादा एनर्जी को लॉस करना है तो हमें ऑक्सीजन भी तो चाहिए, तो ऑक्सीजन की भी डिमांड होती है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, ब्रीथ करना पड़ता है ज़्यादा फास्ट यूजुअल टाइमिंग से। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन एयरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आपको एयरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिमिलैरिटीज मतलब होता है समानता। ठीक है, और डिफरेंस मतलब अंतर, दोनों के दोनों आपको बताने। ठीक है, किसमें, एयरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिफरेंसेस पे आएंगे। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ क्या है कि जो एयरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं ना, उसमें जो फूड पार्टिकल्स है वो ब्रेक होता है, किसमें, रिलीज करने के लिए एनर्जी। ठीक है, दोनों रेस्पिरेशंस में क्या होगा, फूड पार्टिकल्स का ब्रेकेज होगा, उनका ब्रेक डाउन होगा, वो टूटेंगे और एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, और दोनों कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, दोनों से ही कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट मिलता है। बाय प्रोडक्ट मतलब जब रिएक्शन होती है तो आपको आंसर या आउटकम, वो प्रोडक्ट आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंसेस की तरफ। ठीक है, कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सो देखो, पहले तो देखो, एक है एयरोबिक, दूसरा क्या है एनारोबिक। ठीक है, पहले आपको ढंग से समझना है कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो डिफरेंसेस देखो क्या हो जाएंगे, एयरोबिक का देखते हैं पहले। ठीक है, एयरोबिक क्या होता है, आपको अगर लर्न करने के तरीके से बताऊं तो एयरोबिक याद रखना, भले ही इसका कोई लिंक नहीं है बट मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। देखो, एयर शब्द क्या आ रहा है, एयर। ठीक है, तो एयर से सुनते ही हमारे दिमाग में ऑक्सीजन वगैरह आता है ना, तो इसीलिए याद रखना एयरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, क्या याद रखना है, एयरोबिक रेस्पिरेशन O2 की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, O2 मैंडेटरी है, वहाँ पे O2 आपको चाहिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा वो एब्सेंस में होता है। एब्सेंस मतलब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, और जो एयरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें एंड प्रोडक्ट मतलब होता है लास्ट में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या क्या होते हैं, CO2 और H2O। और जबकि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, CO2 और एल्कोहल। आप ना एक डिफरेंस बता रहे हो तो आप क्या करोगे, कंपेयर करके स्टडी करोगे। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट है जो एयरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखें तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है, किसके कंपैरिजन में, एयरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर देखा जाए तो जो एयरोबिक रेस्पिरेशन है वो
ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, ठीक है। और जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो किस में होता है, यीस्ट और कुछ बैक्टीरियाज में, ठीक है। सो इस तरीके से आपको कंपैरेटिवली और पॉइंट वाइज अपने आंसर लिख सकते हो, या आप कॉलम्स बना करके भी अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सो ये था आपका आंसर नंबर सेकेंड। अब आते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। मान लो बहुत सारी मतलब हवा आई, ठीक है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा धूल था, तो आपको एक अचानक से छींक आती है, ठीक है, हम स्नीज करते हैं, तो आपको बताना है ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसको आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो देखो, जब हम क्या करते हैं, जब हम इनहेल कर देते हैं डस्ट लेडन एयर, ठीक है, डस्ट लेडन एयर मतलब धूल भरी हुई हवा, तो जो डस्ट होता है वो हमारी नोज़ के अंदर जाता है और हमारी नोज़ को इरिटेट करता है, ठीक है। और एक रिफ्लेक्सिव एक्शन के तौर पे जो डस्ट है वो बाहर आता है स्नीजिंग के। अच्छा, रिफ्लेक्सिव एक्शन को अगर मैं साफ भाषा में समझाऊं तो देखो क्या है रिफ्लेक्सिव एक्शन, कि जैसे ना आपको किसी ने स्टिमुलस दिया, आप बैठे हो, ठीक है, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो अब हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप टॉलरेट करो, पर हो सकता है आप सामने से कुछ बोलो या वापस से मारो, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव एक्शन है। ये सिर्फ एग्जाम्पल था, ठीक है, आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या है कि टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उनको 3/4 फिल करना है। 3/4 समझते हो, देखो जैसे ये पूरी टेस्ट ट्यूब है ना, तो 3/4 होता है, मतलब आधे से ज़्यादा फिल करना है उसे, ठीक है, लगभग इतना इतना आपको उसको फिल कर देना है टेस्ट ट्यूब को, आधे से ज़्यादा, ठीक है। और ऐसे आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, और 3/4 ऑफ वाटर आपको तीनों में पुट करना है, ठीक है। तीनों टेस्ट ट्यूब्स में आपको, ये टेस्ट ट्यूब्स थोड़ी विड्थ ज़्यादा हो गई इनकी, ठीक है, बट ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो आपको टेस्ट ट्यूब्स क्या लेनी है, 3/4 उनको फिल करना है, वाटर लेना है, ठीक है, और लेबल कर देना है, एक में लिखना है ए, ठीक है, जैसे फर्स्ट वाली आपकी ए हो जाएगी, सेकेंड वाली बी और थर्ड वाली सी, ऐसे करके लेबल कर दिया। फिर आपको क्या करना है, स्नेल को डालना है टेस्ट ट्यूब ए में, याद रखना है स्नेल कहाँ है, टेस्ट ट्यूब ए में, वाटर प्लांट आपका आएगा टेस्ट ट्यूब बी में, और सी में आपका आएगा, ठीक है, तो बी और सी में आपको क्या डालना है, वाटर प्लांट डालना है, ठीक है। अब कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ, ये आपको टेस्ट ट्यूब सी में डालना है साथ में, ठीक है। तो आपको बताना है विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड किस टेस्ट ट्यूब में सबसे ज़्यादा होगी। इसको थोड़ी देर समझो, ये थोड़ा सा आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन ढंग से समझ आया हो तो, ठीक है। देखो पहला क्या था, पहले में हमने स्नेल डाला है, खुद ही सोचो, स्नेल ब्रीदिंग करेगा, उसमें आपका रेस्पिरेशन होगा, तो वो ऑक्सीजन को तो एब्जॉर्ब करेगा, पर CO2 छोड़ेगा ना, तो वो कहाँ जाएगी, टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसीलिए पहले वाले में सबसे ज़्यादा आपका CO2 हो जाएगी। दूसरे वाले में सिर्फ प्लांट है, तो प्लांट को तो क्या चाहिए, चाहिए ऑक्सीजन, सॉरी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर लेगा। थर्ड देखा जाए तो उसमें स्नेल भी है और आपका प्लांट भी है, तो स्नेल जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा उसको प्लांट यूज़ कर लेगा, और प्लांट जो आपका ऑक्सीजन देगा उसको स्नेल यूज़ कर लेगा, तो वहाँ पर पूरा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, समझ आया। तो इसको एक बार अच्छे से आप कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हो, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बार बार ये बोलती भी हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठो या वीडियोस चलाते हो, तो अपनी रफ नोटबुक्स, आपका जितना भी स्टडी मटेरियल साथ में लेके बैठा करो, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, ये तो आपको जल्दी जल्दी से गेस करने हैं, बताने हैं, ठीक है। पहला है कॉकरोचेस, इन कॉकरोचेस एयर एंटर द बॉडी थ्रू, क्या होता है कॉकरोचेस में एयर कैसे एंटर करती है, स्पाइरेकल्स के थ्रू। स्पाइरेकल्स होते क्या ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं बॉडी में कॉकरोच के, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो गया, स्पाइरिकल्स। नेक्स्ट क्या है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपने सुना होगा ना क्रैम्प्स पड़ते हैं, है ना, क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स मतलब वो खिंचाव टाइप का जो दर्द होता है ना हमारे लेग्स में, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का, ठीक है। जो नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट है पर मिनट एक एवरेज एडल्ट में रेस्ट के टाइम पे मतलब जब वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है, भाग नहीं रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे होगा 15 to 18, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन मतलब जब हम एयर को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। एक्सहेलेशन के टाइम पे, इनहेल मतलब जब अंदर ले रहे हैं, एक्सहेल मतलब हमारी जो एयर है वो बाहर आ रही है, ठीक है। एक्सहेलेशन के टाइम पे जो रिब्स होते हैं, रिब्स कहाँ जाते हैं, तो वो नीचे की तरफ जाते हैं, मूव डाउनवर्ड्स, क्योंकि रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। ओके अब है मैच द कॉलम्स। सो मैच द कॉलम्स में आपको बहुत इजी है, फिर भी एक बार बताते हैं। देखो ईस्ट, पहला क्या है, ईस्ट। तो ईस्ट क्या है, ईस्ट में आपने सुना होगा व्हाट इज देयर, तो ईस्ट में एल्कोहल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम, तो डायफ्राम क्या है, हमारे चेस्ट कैविटी, ठीक है। स्किन के थ्रू कौन ब्रीथ करता है, सो दैट इज अर्थवॉर्म। लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, तो दैट इज स्टोमेटा। फिश फिर हो जाएगा गिल्स। फ्रॉग का क्या है, लंग्स एंड स्किन, ठीक है। सो ये थे आपके मैच द कॉलम्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है बस, ठीक है। तो देखो सॉरी, मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, और एफ लिखना है आपको अगर फॉल्स है। देखो, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। अगर हैवी एक्सरसाइज करेगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, तो ब्रीदिंग क्या स्लो होगी, नहीं, फास्ट होगी, तो इसलिए फॉल्स। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, तो वो डे के टाइम होती है, और रेस्पिरेशन जो है वो ओनली नाइट के दौरान होता है, सो दैट इज फॉल्स। जो फ्रॉग है वो ब्रीथ करता है अपनी स्किन के थ्रू भी और लंग्स के थ्रू भी, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अभी ऊपर भी देखा था ना हमने। नेक्स्ट इज द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, तो फिश में लंग्स होते हैं क्या, नहीं, क्या होते हैं, गिल्स, तो ये भी फॉल्स। जो साइज होता है चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज करता है इनहेलेशन के दौरान, जब हम क्या कर रहे हैं, एयर को अंदर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू। 8th वाले क्वेश्चन में देखो आपको लेटर्स, ये ना हम आपने देखा होगा कि ये गेम्स की तरह होते हैं ना, इनको करने में बहुत फन होता है। आपको क्या करना है, पहले मैं एक बार बता देती हूँ, नीचे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके हिंट्स हैं, ठीक है। हिंट की मदद से आपको यहाँ पर अपने आंसर्स ढूंढने हैं, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने वैसे यहाँ पर ऑलरेडी आपके आंसर्स लिख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद या तो आप ऐसे कर सकते हो, ये आंसर्स एक बार लर्न करने के बाद उसको ऊपर ढूंढो, और या तो डायरेक्टली भी आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। सो ये बहुत फन होता है, आपको आंसर्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लो या नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके आंसर शो हो रहे होंगे, ठीक है। कैसे करके आपको फाइंड आउट करना है, बट ये आपको लास्ट में देखना है, जब आप उस जो नॉर्मल पहले अपने क्वेश्चन एक बार खुद ढूंढने की कोशिश करना, उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है कोई, तो उसके बाद आप इसको प्रेफर कर सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आपको क्या पूछ रहा है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। द माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, माउंटेनर्स जो होते हैं ना, माउंटेनर्स मतलब जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं, क्योंकि पहला क्या है कि एक हाइट पे जाने के बाद 5 किलोमीटर से ज़्यादा हवा नहीं होती है। बी क्या बोल रहा है कि जो अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल होगी पर्सन की वो लेस होगी अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हायर और द प्रेशर ऑफ द एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड। तो क्या हो गया आपका आंसर, आंसर होगा बी। क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, माउंटेन में क्लाइंब करेंगे तो जो एयर होती है उसकी अवेलेबिलिटी एयर कम होती जाती है, ठीक है। सो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 10, ठीक है।
आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।